ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं। तो शुरू करते हैं। हमने पहले पढ़ा बाबर, बाबर के बाद पूरा शासक है जिसका नाम है हुमायूं। तो मैं पहले आपको सबसे पहले हुमायूं का परिचय दे देती हूँ। यहाँ आपसे क्या है परिचय, वैसे 10th क्लास में ज़्यादा लंबा नहीं दिया हुआ है, लेकिन कॉम्पिटिशन वगैरह हो ना उसमें उसे वर्णित पूछ जाता है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। पहले इसका पूरा नाम, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इसका पूरा नाम है। पिता जो कौन थे, बाबर, और माता मेहाम बेगम। कई बार माता का नाम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसका जन्म हुआ है 6 मार्च 1508 काबुल में, ठीक है। राज्याभिषेक हुआ है इसका 30 दिसंबर 1530 में। 30 ध्यान रखना। और वह कहाँ है, आगरा के अंदर। अब इसके मैं थोड़े से बाबर के परिवार का होगा देते हूँ। इसके 3 भाई थे, एक बहन भी थी। तो देखो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि यहाँ आगे कहा गया है कि इसके पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी तो हुमायूं को चुना, लेकिन बाबर ने कहा था कि जो भी आपके राज्य वगैरह संपत्ति सब भाइयों में बांट देना। तो इसके भाई और बहन कितने हैं, 3 भाई और 1 बहन, ठीक है। तो नंबर 1 कामरान, अस्करी, हिदाल, खंदाल, और ये 4 नंबर की है बहन गुल बेगम, गुल बदन बेगम। ये है 4, 3 उसके भाई हो गए और ये इसकी बहन हो गई। अब मैंने बताया जैसे हुमायूं को उत्तराधिकारी तो बनाया गया, लेकिन ये बात थी कि जितने आप भाई हो उसमें अपना राज्य बांट दीजिए। तो हुमायूं राज्य विकसित करता है। देखो किस प्रकार, जो कामरान है उसको 2 स्थान देता है, काबुल और कंधार। अस्करी को देता है संभल, और हिदाल को देता है मेवात। एक और ध्यान रखना, इसकी जो बहन थी गुलबदन, उसने हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं नामा। ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है तो हुमायूं नामा किसने लिखा, इसकी बहन थी जिसका नाम है गुलबदन, इसने लिखा था। और ये बहुत उदार था, तो इसके एक चचेरा भाई था जिसका नाम था सुलेमान। उसको भी ये एक राज्य दे देता है उदारता के कारण, बदखवा, ठीक है ना। यहाँ का ही पहला ये सेनापति होता है, जब इसके पिता होते हैं तब, तो ये राज्य किसको दे देता है, अपने चचेरे भाई को, ठीक है। अब आपको मैं तीनों भाइयों के स्थानों के नाम कैसे याद रखने वो बताती हूँ। जैसे के कैसे इसको दोनों के मिले, काबुल और कंधार, तो आपको ध्यान में रखेंगे कामरान कैसे के दोनों के और कंधार। और अस्करी का हम ऐसे मान लें भाई 80 के करीब हो आप तो समझ कर चलो, बूढ़े हो जाते हैं तो समझ कर चले, कभी अच्छा रहता वरना की जाए। तो अस्करी मतलब 80 के करीब हो, क्या करो, समझ कर चलो। और हिदाल, दाल में हम लेते हैं केवल माता दाल, तो कहते हैं कि दाल में बात थी, मतलब अच्छी बनी। तो इस प्रकार इनके आप राज्य याद रख सकते हो। तो कामरान को 2 दिए, काबुल और कंधार, अस्करी को दिया संभल, और हिदाल को दिया है मेवात, ठीक है। और इसका एक भाई था चचेरा, जिसका नाम क्या था, सुलेमान, उसको भी एक प्रदेश ये दिया है बदखवा, ठीक है।
अब एक बात और इसकी, इसने एक शहर की स्थापना की थी, दीनपना, ध्यान में रखना, दीनपना नामक नए शहर की स्थापना की, शहर की स्थापना की। ठीक है, हो गए इसका परिचय, नाम वगैरह हो गया, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, कब जन्म हुआ, राज्य कब हुआ, कितने भाई थे, कौन कौन से उसको राज्य मिले, पेन ने क्या लिखा, और अपने चचेरे भाई को कौन सा राज्य। अब हम बढ़ते हैं हुमायूं के युद्धों की ओर। हुमायूं ने, एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, हुमायूं की मुख्य, हुमायूं का जो शासन काल है वो आपको दो भागों में मिलेगा। पहला था वो 1530 से 40, ठीक है, ये फर्स्ट है, और सेकंड होगा वो होगा 1555 से लेकर 1556 तक। डिवाइडेशन कैसे हुआ, 1530 से 40 तक तो ये अभी बताऊंगी वर्णित 7 युद्ध लड़ेगा और इन युद्धों के अंदर रहेगा। फिर जो 7वां युद्ध रहता है कन्नौज या बिलग्राम का, उसमें ये हार जाता है और उस पर बीच में राज्य किसका आ जाता है, शेरशाह सूरी का। नाम सुना होगा, सूरी का राज्य आ जाता है। ठीक है, फिर ये वापिस सत्ता पर आता है, कब आता है, 1555 में, और दुर्भाग्यपूर्ण 1 साल ही जिंदा रहता है और 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे बताइए कैसे होती है, तो ये इसका डिवाइडेशन है, ध्यान में रखना 2 बार। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके युद्धों की ओर। मैंने बताया जैसे, अब इनके 7 युद्धों का वर्णन करते हैं। पहले कौन कौन से वो 7 युद्ध थे, हुमायूं के युद्ध। पहला कलिंजर पर आक्रमण, कब किया, शासक बनते 1531 ईस्वी। जब ये कलिंजर पर आक्रमण करता है, सभी राजाओं की इच्छा होती है कि अपना साम्राज्य विस्तार करें, इसकी प्रजा इसकी भी थी, तो सबसे पहले कलिंजर पर युद्ध करता है। तो कलिंजर में उस समय शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव। तो उसके साथ उसका सामना होता है और ये उसके किले को, कलिंजर के किले को घेर कर रखता है। उस समय वहां बंदी बनाए रखता है, किले की घेराबंदी बनाए रखता है, और बाद में जो इसका शासक है कलिंजर का, प्रताप रुद्रदेव, वो सोचता है कि इस प्रकार तो ये युद्ध हो सकता है जीत जाएंगे, कौन, हुमायूं, तो उसके साथ संधि कर देता है, और ये कलिंजर वाला शासक। तो हुमायूं उस संधि में खुश हो जाता है और वापस लौट आता है। देखो वर्णित करते हैं, तो कलिंजर का शासक कौन है, प्रताप रुद्रसेन। आक्रमण करता है, और किले को घेर लेता है। काफी समय तक किले पर घेराबंदी रहती है और अंत में दोनों के बीच में क्या हो जाती है, संधि। संधि में जो इसको हानि हुई थी, क्षतिपूर्ति, इतने दिन सेना को यहाँ रखा, खाने पीने की व्यवस्था रखी और भी उसके लिए तैयारी की थी, उसको बोलते हैं तो क्षतिपूर्ति के रूप में धन प्राप्त। ठीक है, तो इसको जैसे ही अपना धन मिला तो ये वहां से वापस आ जाता है। अगर कहते हैं इतिहासकार, ये उस समय कलिंजर के किले को जीत देता तो आगे आने वाले इसके जो भी आक्रमण सहन करेगा या सत्या वगैरह छोड़ेगा वो नहीं करना पड़ता।
लेकिन ये संधि में खुश हो गया और वापस धन देकर लौट जाता है। अगला युद्ध सेकेंड, दूसरा दोहरिया, ये भी 1531 में करता है, ठीक है ना। यहाँ शासक कौन है? यहाँ लोधी वंश का एक शासक है, वो यहाँ राज करता है, ठीक है। तो मोहम्मद लोधी के साथ युद्ध होता है। और जो यहाँ मोहम्मद है लोधी, उसको सहायता कौन देता है? शेर खां। ध्यान रखना, शेर खां उसको सहायता देता है। तो फिर भी युद्ध मोहम्मद लोधी जीतता नहीं है। कौन विजय प्राप्त करता है? हुमायूं। हुमायूं विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये जो आपके नाम आया शेर खां, ये आगे जाकर देखो तो किस प्रकार आज ये जो शेरशाह सूरी बना है, ये वो कैसे बनता है, आगे पढ़ेंगे इसको। अब ये जो तीसरा करता है वो सुन्नारगढ़ को घेरा, ये किले का नाम है। यहाँ सुन्नारगढ़ के किले में कौन है? शेर खां, जो भी मोहम्मद लोधी को सहायता दी थी ना, वो इसी किले का मालिक है या किले के अंदर रहता है। तो ये सुन्नारगढ़ के किले को घेर लेता है। जैसे ही किले को घेरता है तो शेर खां को पता चल जाता है कि अवश्य ये किले को जीत लेगा, क्योंकि उसने प्रदर्शन उसका युद्ध में देख लिया था, पिछले दोहरान युद्ध में हुआ था उसमें, क्योंकि उसको सहायता की थी मोहम्मद की शेर खां ने। तो शेर खां क्या करता है, इसके साथ एक संधि कर लेता है। जैसे ये किले को घेरता है, घेरते ही वो कहता है कि मैं आपके साथ एक संधि करना चाहता हूँ। देखो संधि में इसको क्या मिलता है, दोनों के बीच युद्ध नहीं होता है, सीधा ही शेर खां इसके साथ क्या कर लेता है? संधि। तो संधि में 10 लाख रुपए देता है, ठीक है। और शेर खां अपने पुत्र को सेवक के रूप में भेजता है। पुत्र का नाम क्या है? कुतुब खां, ठीक है। कुतुब खां को सेवक के रूप में किसको देता है? हुमायूं को सेवक देता है, ठीक है। तो ये संधि कर लेता है, इसी में खुश होता है और वापिस आ जाता है। कहते हैं कि अगर ये उस समय इस किले पर अपना अधिकार जमा लेता तो इसको आगे अपना साम्राज्य छोड़कर नहीं जाना देता। यही शेर खां आगे शेर खां बनेगा और यही इसको इसे दिल्ली के शासक से गद्दी से हटाता है। अब एक बीच में और राजा है जो भी शक्तिशाली है, तो इसके साथ भी इसका आमना सामना होता है। वो कौन है? बहादुर शाह, जो कहाँ का शासक है? गुजरात और मेवाड़ का, ठीक है। इसके साथ भी 1535 या 36 के आसपास होता है। तो बहादुर शाह के साथ जो संघर्ष होता है उसमें इसको क्या प्राप्त होता है? गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त कर लेता है। कौन? हुमायूं, ठीक है ना। विजय प्राप्त कर लेता है और विजय प्राप्त करने के बाद जो ये दोनों स्थान है, कौन से? गुजरात और मालवा, अपने भाइयों को देता है कि आप यहाँ रहिए और यहाँ शासन कीजिए। वो वापिस कहाँ लौट जाता है हुमायूं? दिल्ली। तो ये बहादुर शाह वापिस अपनी शक्ति का संगठन करता है और 1 वर्ष के बाद अपना राज्य ले लेता है। वर्ष के बाद उन्हें अपने राज्य प्राप्त कर लेता है, ठीक है।
तो मालवा और गुजरात वापिस बहादुर शाह ले लेता है और वही वहाँ से अपने राज्य में आ जाते हैं। ये तो ऐसे ही 4 थे मुख्य युद्ध। अब आगे 2 हैं, वो आपको गणित के रूप में काफी बार पूछा जाता है और उसी से ही हुमायूं की सत्ता पलट होती है। अब 5 नंबर का है, हुमायूं को पता चलता है कि जो दुश्मन मैंने पीछे छोड़ा था संधि करके चुनारगढ़ वाला शेर खां, वो शक्तिशाली बन गया है, हो सकता है हमें चुनौती दे, इसलिए वो हुमायूं चुनार का जो किला है गढ़ है उसको जीतने के लिए जाता है और चुनारगढ़ पर विजय। अब की बार ये गलती नहीं करता है, किले को जीतता ही है। कब जीतता है? 1538 में, ठीक है ना। तो जैसे ही चुनारगढ़ पर अपना विजय अभियान शुरू करता है और विजय प्राप्त करता है तो जो शेर खां है वो आगे चला जाता है, ठीक है ना। तो शेर खां वहां से चला गया और ये चुनार के किले को जीतकर हुमायूं के अंदर बड़ा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो आगे बढ़ता है और आगे कौन सा क्षेत्र जीतता है? बंगाल को जीतता है। और जब ये वापस आता है तब ये जो शेर खां यहाँ से चला गया था वो इसका इंतजार करता है और आगे एक और युद्ध होगा इसके बाद। तो वापस आता है चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, तो अब नंबर 6 पर चौसा वाला, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 ईस्वी में। ये चौसा कहाँ है? 2 नदी के तट पर, ठीक है ना, जैसे गंगा एक और नदी और है उनके तट पर। तो इधर से तो सेना जाती है शेर खां की और उधर से आती है हुमायूं की। दोनों सेना आमने सामने होती है, लेकिन बीच में देखो रोचक बात क्या है आपको बताती हूँ मैं। दोनों सेना में से कोई पहला आक्रमण नहीं करता, दोनों अपने अपने स्थान पर डटे हुए हैं। पहला ये नहीं सोचता, ना तो हुमायूं करता है और ना ही शेर खां करता है। तो धीरे धीरे इस प्रकार बैठे बैठे वहां जून का महीना आ जाता है और जून में बारिश होने के कारण दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। जैसे ही जलस्तर बढ़ता है तो शेर खां क्या करता है? हुमायूं पर आक्रमण कर देता है। फिर हो सकता है शेर खां इसी बात का इंतजार कर रहा होगा, हुमायूं को पता नहीं होगा, वरना हुमायूं पर आक्रमण करके इसको हरा देता, लेकिन ये नहीं होता सुबह के बस। और फिर यहाँ क्या होता है? जैसे ही नदी का पानी स्तर ऊपर आता है तो कौन करता है आक्रमण? शेर खां। और हुमायूं को यहाँ क्या मिलती है? हार। हुमायूं को हार मिली। ध्यान रखना, यहाँ जो हार मिली है इसको सबसे ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। ये हार जाता है और कहते हैं कि घोड़े सहित नदी के अंदर कूद जाता है। और उस समय हुमायूं को एक बचाता है आदमी, हुमायूं को बचाता है कौन? निजाम। जो कौन है? नाविक। अगर ये निजाम नहीं बचाता तो आगे वर्णन मिलता है नहीं हुमायूं का, तो ये निजाम उसको बचाकर छोड़ देता है। ये बताता अपना परिचय देख, मैं इस दिल्ली का शासक था, उसके साथ मेरा युद्ध हुआ, इस कारण मैं नदी में गिरा, तो इसे बचाकर छोड़ता है कि आप आगे रहिए और अपना दिल्ली पर आज लीजिए। ठीक है, अब यहाँ एक मुख्य बात बताती हूँ मैं आपको। जो शेर खां है वो उपाधि धारण करता है। शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। वो बात पूछते हैं शेर खां ने कौन से युद्ध के अंदर शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें कौन विजय होता है? शेर खां। और हुमायूं वहां से
मतलब ऐसे भागता है, भागते जिम्मे देता है जिसको बचा लिया जाता है। तो इसने शेर खान ने उपाधि धारण की है शेरशाह सूरी की। और ये ही शेरशाह सूरी अगले युद्ध में और लड़ेगा किसके साथ, हुमायूं के साथ, और दिल्ली का शासक बनेगा। तो देखो इसका हुमायूं का अभी का लास्ट का 7वें नंबर का युद्ध जो होगा कन्नौज या बिलग्राम, दोनों नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं कन्नौज मिलेगा लिखा हुआ और कहीं बिलग्राम का युद्ध। स्थान का नाम है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, 1540। अब शेर खां हम है किसके पीछे है, हुमायूं के पीछे। और हुमायूं से वहां से बचकर आके चलता है और पीछे कौन आता है, शेर खां। तो दोनों को कन्नौज के स्थान पर दोनों के साथ युद्ध होता है। और इसमें शेरशाह, आप यहाँ शेरशाह नाम यूज कर सकते हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है कन्नौज का, जिसको बिलग्राम का भी बोलते हैं। और इसमें शेरशाह सूरी को विजय प्राप्त होती है। शेरशाह सूरी को विजय प्राप्त होती है और दिल्ली का शासक बनता है। और दिल्ली का शासक बना। कब बना है, 1540 में। कब तक रहेगा, 55 ईस्वी तक, सॉरी 55 तक तो इसका राज रहता है। ये तो मात्र 50 तक ही रहता है, ठीक है ना। इसके बाद में इसके वंश जाते हैं, वो राज करते हैं। लेकिन जो सूर साम्राज्य बोला जाता है उसका कुल समय है 40 से लेकर 55 तक का। अब हम शेरशाह सूरी के बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जो हुमायूं है इसका निर्वासित जीवन, अब आगे वाला जो जीवन है इसको निर्वासित जीवन बोलते हैं। उस जीवन में उसने क्या क्या किया और कैसे अपनी सत्ता पलट कर वापिस यहाँ सिंहासन पर आता है। तो ये यहाँ से भागकर कहाँ चला जाता है, सिंध प्रांत, ठीक है ना। सिंध प्रांत से गया, कौन गया, हुमायूं। अब देखो इसका निर्वासित जीवन बताती हूँ मैं आपको। निर्वासित जीवन, ये सिंध प्रांत जाता है और जाता किसके पास है अपने जो भाई था हिंदार, उसके पास। जैसे हिंदार के पास पहुंचता है और उससे ये सहायता की उम्मीद भी रखता है, लेकिन हिंदार इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि उसी समय जाकर वापिस शेरशाह से मुकाबला करे। तो ये वहाँ रुकता है उसके पास, और उसी का एक गुरु होता है जिसका नाम है शेख उमैद अख्तर अली, और उसी के पुत्री होती है जिसका नाम होता है हमीदा बानो। उससे ये विवाह कर लेता है, कौन, हुमायूं। और उन दोनों से एक संतान प्राप्त होती है जिसका नाम है अकबर, जो आगे आने वाला महान शासक कहलाएगा। आगे वर्णन पड़ेगा उसका, हम कैसे कहाँ उसका जन्म हुआ, क्या किया। और इसके बाद में वो दोनों जो भाई पीछे बचे हैं, कामरान और अस्करी, उससे भी हुमायूं सहायता मांगता है कि हम चारों भाई मिलकर एक साथ शेरशाह सूरी पर अटैक करें, आक्रमण करें, ताकि उसको हराकर दिल्ली प्रशासन वापस प्राप्त कर सके। लेकिन भाइयों ने उसकी सहायता नहीं करता है। यहाँ इसकी सहायता करने वाला एक व्यक्ति कौन है, ईरानी शाह, वो आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता तो कर लूंगा, लेकिन तुझे सियत जो धर्म है वो अपनाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे राज्य हो जाता है और उसने उसकी सहायता करता है। और जैसे उसकी सहायता मिलती है तो अपने दोनों भाइयों को जो राज्य दिए थे ना, काबुल और गंगार, वो सबसे पहले उससे प्राप्त करता है। तो काबुल और गंगार के अध्ययन करता है, वहाँ अध्ययन करने के बाद ये आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़कर 1555 ईस्वी में वापिस दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है। देखो वर्णन पढ़ते हैं, यहाँ से ये कहाँ जाता है, हिदाल के पास।
हिंदाल कौन है समझ गया ना, इसका भाई जाता है और हिंदाल के पास जाने के बाद शेख अली अख्तर, ये कौन है, ये इसके गुरु है हिंदाल के। शेख अली अख्तर की बेटी है जिसका नाम है हमीदा बानो, से विवाह कर लेता है। और इनसे संतान प्राप्त होती है जिसका नाम है अकबर। ठीक है, और अपने दोनों भाई को सहायता मांगता है, देता नहीं है। इसको सहायता कौन देता है, ईरानी है शाह, ध्यान में रखना। तो इसकी सहायता से ये किसको प्राप्त करना है, नायक की सहायता से जो अपने बड़े भाई को 2 राज्य दिए थे ना, काबुल और कंधार, वो प्राप्त कर लेता है और विजय प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये दोनों राज्य इसको मिल जाते हैं और ये थोड़ा सा आत्मविश्वास आता है इसके अंदर कि हम आगे बढ़ें। तो ये आगे बढ़ता है और उन्हें दिल्ली की ओर लौटता है। जैसे इसको ये पता चलता है कि शेर शाह सूरी नहीं है, पुण्यावलम मर गया है और उसका जो पुत्र था वो भी मर गया है, तो उसके पूर्वज वहाँ राज करते हैं, तो इसलिए वो ये आगे बढ़ता है। तो ये पहला युद्ध करता है 1555 ईस्वी में, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है ना, ये स्थान का नाम है, वहाँ है इसलिए इसको मच्छीवाड़ा बोलते हैं। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके साथ लगता है, अफगानों के साथ। ठीक है ना, ये अफगान उसी के वंशज है शेर सूरी के। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध अफगानों के साथ लड़ता है और लाहौर पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है ना, विजय प्राप्त करता है। ये जैसे ही लाहौर पर विजय प्राप्त करता है तो दिल्ली पर जो अभी राज कर रहा है जिसका नाम है सिकंदर सूर, उसको पता चलता है, तो वो उससे युद्ध करने के लिए आते हैं। और दोनों का युद्ध कब होता है, जून 1555 ईस्वी में। और कहाँ होता है, सरहिंद के पास या निकट बोल सकते हो। तो सरहिंद के निकट दोनों के बीच में युद्ध होता है। किन के बीच में, दिल्ली का शासक है, दिल्ली का शासक सिकंदर सूर, सिकंदर सूर। ठीक है ना, तो सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में, हुमायूं के बीच में। इसमें हुमायूं की क्या होती है, विजय, हुमायूं की विजय होती है। ठीक है, और इसी में ये अपनी सत्ता वापस प्राप्त करेगा। कब करता है, देखो 23 जून 23 जुलाई 1555 ईस्वी में उन्हें दिल्ली का शासक बनता है। डेट ध्यान में रखना, बहुत बार डेट से ही पूछा जाता है। ठीक है ना, तो 23 जुलाई 1555 में वापिस दिल्ली पर आता है। ठीक है, कौन आएगा, हुमायूं। अब क्या होता है, जैसे ये दिल्ली पर वापिस अपना अधिकार कर लेता है, लेकिन दुर्भाग्य को
पूर्ण 24 जनवरी 1556 ईस्वी में इसकी नगर बताया था तीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके। और अब एक बात, ये ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था। कहते हैं कि 7 दिन जो 7 बार होते हैं उसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। ये सोचता था कि ये मेरा अलग दिन का अलग अलग है, इसलिए अलग के साथ काम होता। लेकिन देखा जाए तो ये अंध की था, बिल्कुल साथ लग ने साथ ही नहीं दिया। तो ये ज्योतिष, एक तो ज्योतिष वाली बात। एक और बात है इसमें एक जो इतिहासकार हुआ है उसने ये बात कही है कि हुमायूं ऐसा शासक था तो पूरी सफर में लुढ़कता रहा और लुढ़क कर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो ज्योतिष में विश्वास। और एक बात और है, ये हुमायूं अफीम में, अफीम जान के नशीला पदार्थ होता है, अफीम के नशे में चूर रहता था। चूर रहता, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है ना, हमारे पास एक बार इतना ही वर्णन है। अब आगे हम पढ़ेंगे शेर संस्कृति के बारे में कल। तो चलो मिलते हैं कल वीडियो, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।